नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिससे कि आपके हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपके थार्नडाइक। दोस्तों थार्नडाइक से हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए। ठीक है, आइए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी हिंदी मात्र 999 रुपये में दोस्तों। ये आपके हिंदी का बैच दोस्तों 999 रुपये में, और यूपी टेट का बैच 999, सुपर टेट, ये सारे बैचेस आपको दिए गए हैं दोस्तों। सारे बैचेस आपके स्टडी 91 में बहुत ही उपयोगी बैचेस हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। दोस्तों थार्नडाइक, सबसे पहले हमारे ये जानना हमें बहुत ही आवश्यक है कि आखिर थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे। दोस्तों थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के थे दोस्तों। कॉपी कलम लिए रहिएगा, जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा। तो थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के थे दोस्तों। और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 31 अगस्त 1874 में। तुरंत लिखिए दोस्तों, 31 अगस्त 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में आपके थार्नडाइक महोदय का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों? मृत्यु इनकी हो गई थी 9 अगस्त 1949 में। कब हुई थी? 9 अगस्त, लिखिए दोस्तों 9 अगस्त 1949 में। 1949 में इनकी क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। आपके थार्नडाइक महोदय की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों एक बुक लिखी थी। कौन बुक थी? एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, और एनिमल इंटेलिजेंस थी दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे आपका यूपी टेट एग्जाम हुआ, सुपर टेट, कि भाई बताइए द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के राइटर कौन थे? तो आप बताएंगे द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के राइटर थे हमारे थार्नडाइक चाचा। ठीक है, तो दोस्तों आपका इस स्लाइड से एक या दो क्वेश्चन तैयार हो गया। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि थार्नडाइक निवासी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। दूसरा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? 31 अगस्त 1874 ईस्वी में उनका जन्म हुए थे। मृत्यु कब हुई थी उनकी? 9 अगस्त 1949 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पुस्तक कौन थी? एजुकेशन साइकोलॉजी थी, एनिमल इंटेलिजेंसी, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ये पुस्तकें, 3 पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें मालूम हो गई होंगी। आइए नेक्स्ट जानते हैं थार्नडाइक के बारे में, इनके सिद्धांत के बारे में। इनके सिद्धांत के कई उपनाम थे दोस्तों। उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जैसे दोस्तों आपसे पूछ लिया कि बताइए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, आप तुरंत आंख मूंद के बता देंगे, अरे हमारे थार्नडाइक चाचा थे। तुरंत आपको देर नहीं लगेगी, तुरंत आप बता देंगे। पर आपसे अगर पूछ लिया कि बताइए संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तब आप फंस जाएंगे कि अरे सर संबंधवाद का सिद्धांत कौन? तो आप सोचने लगेंगे, अरे भाई संबंधवाद का सिद्धांत भी हमारे थार्नडाइक चाचा ने दिया था, और संयोजनवाद का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये तो आपको याद ही होगा, उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत भी किसने दिया था। इन सारे सिद्धांत के पीछे किसका नाम है? सिर्फ एक थार्नडाइक। कौन थे? थार्नडाइक दोस्तों। थार्नडाइक ने ये सारे सिद्धांत दिए थे। ये सारे सिद्धांतों के उपनाम है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रयोग। सबसे पहले यानी पूछा जाता है कि थार्नडाइक चाचा ने किस पे प्रयोग किया था? थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? तो आपको बता दें, थार्नडाइक ने कैट पे प्रयोग किया था। किस पे? CAT, कैट, भूखी बिल्ली, यानी कि बिल्ली, कैट पे प्रयोग किया था इन्होंने। और ये क्या थी? आपकी अनुक्रिया करता थी दोस्तों, रिस्पॉन्डर थी। क्या थी? रिस्पॉन्डर थी दोस्तों। और इन्होंने कैसे प्रयोग किया? आपसे कई बार पूछा जाता है कि SR बॉन्ड किसने दी थी? तो SR बॉन्ड यानी उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी हमारे थार्नडाइक चाचा ने दिया। प्रयोग कैसे किया दोस्तों? इन्होंने क्या किया कि एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। क्या किया इन्होंने? एक भूखी बिल्ली को दोस्तों पिंजड़े में बंद कर दिया इन्होंने, और इस बॉक्स में एक लीवर लगा दिया। क्या लगा दिया? एक लीवर लगा दिया दोस्तों। और इन्होंने बिल्ली के सामने एक स्टिमुलस यानी उद्दीपन रख दी। क्या? मछली, इसकी फेवरेट डिश दोस्तों। क्या रख दी? मछली रख दी, इसकी सबसे फेवरेट डिश। अब एक तो बिल्ली भूखी, ऊपर से सामने उसकी फेवरेट डिश। सोचिए, एक तो आपको भूख लगी है, ऊपर से आपकी फेवरेट डिश आ जाए सामने, तब फिर क्या कहना। अरे
फिर तो और भी भूख दोगुनी हो जाती है, यानी और भी मन छटपटाने लगता है। तो बिल्ली भी दोस्तों जब उसने देखी अपनी फेवरेट डिश तो वो छटपटाने लगी, इधर उधर भागने लगी, और जैसे ही दोस्तों उसने अनुक्रिया किया और उसका पंजा लीवर में पड़ता तो दरवाज़ा खुल जाता था। तो वो ये जान गई कि जैसे ही लीवर पे पैर पड़ेगा, पंजा पड़ेगा, तो दरवाज़ा खुल जाएगा और आसानी से वो मछली ग्रहण कर सकती है दोस्तों। तो यानी कि उसने ये प्रक्रिया बार बार की, उसने यानी थार्नडाइक जी ने उस पर ये प्रक्रिया, उन्होंने ये प्रयोग कई बार किया। तो जब उन्होंने पहली बार ये प्रयोग किया था तो जितना समय लगा था बिल्ली को दरवाज़ा खोलने में, जब दूसरी बार किया उन्होंने यही प्रयोग तो उससे कम समय लगा। फिर तीसरी बार किया, फिर कम समय लगा। तो थार्नडाइक ने यही पाया दोस्तों कि जब तक उद्दीपन, जब सामने हमारे उद्दीपन रखा होता है, स्टिमुलस रखा होता है, तभी हम अनुक्रिया करते हैं, तभी हम सीखते हैं, तभी हम इधर उधर भागते हैं, सारी चीज़ों को हम सीखते हैं। यही इनकी ये थी SR स्टिमुलस उद्दीपन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कि यही उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यही आपके थार्नडाइक चाचा का था दोस्तों, SR बॉन्ड। तो यहाँ पे दोस्तों इस समय हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, आप मेरी क्लास देख रहे हैं, तो आपका उद्दीपक क्या है? आपकी उद्दीपक है आपकी नौकरी दोस्तों। क्या है? आपकी जॉब। क्या है? आपकी जॉब है दोस्तों, सरकारी नौकरी। क्या है? सरकारी नौकरी। ये क्या है? आपका उद्दीपक है दोस्तों। यानी कि जब तक आप सरकारी जॉब, आपके सामने टारगेट है, तब तक आप दिन रात एक पढ़ेंगे, खूब इधर उधर प्रक्रिया करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो ये चीज़ें क्या है? आप प्रक्रिया कर रहे हैं जब तक आपको ये है कि हाँ भाई हमें सरकारी जॉब लेनी है। जिस दिन आप सरकारी जॉब पा लेंगे, सारी प्रक्रिया आपकी ये वाली पढ़ाई लिखाई वाली खत्म हो जाएगी। बात और है कि और बच्चे होते हैं जिनका टारगेट, एक टारगेट पा जाते हैं तो वो सोचते हैं कि और बड़ा टारगेट बने, जैसे कि वो अगर SI बने तो वो सोचते हैं कि अब हम डिप्टी SP बने। तो ये होता है कि वो बड़े पद के प्राप्त होते हैं, वो अलग बात हो गई दोस्तों। पर यहाँ पे ये होता है कि आपने जैसे ही भी वो किया तो तुरंत आपको प्राप्त हो गया। अगर लक्ष्य, जिस लक्ष्य की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहीं पे रुक जाते हैं दोस्तों। तो ये है आपकी, यानी कि SR बॉन्ड क्यों हुआ, आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने कैसे प्रतिक्रिया की, कैसे इन्होंने प्रयोग किया, बिल्ली और मछली पे कैसे इन्होंने प्रयोग किया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और क्यों इनके प्रयोग को SR बॉन्ड कहा जाता था, यानी स्टिमुलस यानी उद्दीपन, स्टिमुलस यानी उद्दीपन थी, उद्दीपन क्या थी? मछली थी। कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कि स्टिमुलस क्या था, स्टिमुलस यानी उद्दीपन क्या था थार्नडाइक में, तो आप बताएंगे मछली। और पूछ लेगा रिस्पॉन्डर कौन था, यानी अनुक्रियाकर्ता कौन था, तो आप बता सकते हैं क्या? बिल्ली दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपको नेक्स्ट थार्नडाइक के नियम दोस्तों। थार्नडाइक का नियम यानी रूल, थार्नडाइक के रूल आते हैं दोस्तों। तो इन्होंने 2 नियम दिए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप इधर ध्यान रखिएगा, कहीं भी ध्यान इधर उधर मत भटकाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो आपका ये हो गया कि भाई थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे, आपने बता दिया कि आपसे पूछ सकता है कि थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे। थार्नडाइक के बारे में अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे? थार्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे दोस्तों। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। और दूसरा आपने पढ़ा इन्होंने प्रयोग किस पे किया? प्रयोग इन्होंने किस पे किया? प्रयोग इन्होंने बिल्ली पे किया। किस पे किया? बिल्ली पे प्रयोग किया दोस्तों। तीसरा आपने पढ़ा कि इनकी थ्योरी को क्या कहते हैं? SR बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SR बॉन्ड कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? SR बॉन्ड, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्रिया, यानी उद्दीपक अनुक्रिया दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया, आपने ये 3 चीजें आपके दिमाग में आ गई। ठीक है, ये आपने अभी तक पढ़ लिया दोस्तों। अब आपका कि थार्नडाइक ने नियम कितने बताए, थार्नडाइक ने नियम कितने बताए, तो आपको मैंने बताया कि थार्नडाइक महोदय ने 2 नियम बताए। कितने नियम बताए दोस्तों? थार्नडाइक महोदय ने 2 नियम बताए दोस्तों। जितना लिखेंगे उतना आपको याद होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आप लिखिए, चीजों को जितना लिखेंगे उतना याद होगा। अब थार्नडाइक के नियम, 2 नियम बताए, मुख्य नियम और गौड़ नियम। कितने नियम? मुख्य नियम, और पहला नियम था आपका मुख्य नियम और दूसरा नियम था आपका गौड़ नियम। अब जरा बताइए इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या बताइए, संख्या बताइए दोस्तों, इनकी संख्या क्या होगी? संख्या क्या है इनकी? मुख्य नियम कितने बताए और गौड़ नियम कितने बताए? जल्दी से बताइए दोस्तों। बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं आप सभी। मुख्य नियम थे दोस्तों 3। मुख्य नियम कितने थे? 3 थे। और गौड़ नियम कितने थे? 5। गौड़ नियम कितने थे? 5 थे।
मुख्य नियम 3 थे, गौड़ नियम क्या थे? 5 थे। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि सर आखिर मुख्य नियम कौन कौन थे और गौड़ नियम कौन कौन थे? बस आपका इंतजार तुरंत खत्म होता है दोस्तों। आइए बताते हैं मुख्य नियम क्या था, गौड़ नियम क्या था। दोस्तों थॉर्नडाइक का मुख्य नियम, दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए थॉर्नडाइक के कौन कौन से मुख्य नियम हैं। तो सबसे पहला नियम था अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ द एक्सरसाइज। पहला नियम कौन सा था? अभ्यास का नियम था दोस्तों। क्या था? अभ्यास का नियम। लिखते चलिए, कौन सा नियम था? अभ्यास का नियम था दोस्तों। फर्स्ट कौन सा था? अभ्यास का नियम था। दूसरा नियम था आपका दोस्तों तत्परता का नियम। दूसरा कौन सा था? दूसरा था तत्परता का नियम। दूसरा कौन सा था? तत्परता का नियम था दोस्तों। और तीसरा था आपका प्रभाव का नियम। तीसरा क्या था? आपका प्रभाव का नियम था दोस्तों। किसका था? प्रभाव का नियम था दोस्तों। प्रभाव का नियम। ये 3 आपके थॉर्नडाइक के थे नियम। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ द रेडिनेस दोस्तों, लॉ ऑफ इफेक्ट, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा बताइए। आपने बता तो दिया कि थॉर्नडाइक के 3 नियम थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। अब आप बताइए दोस्तों सर कि जरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, आपसे पूछ लिया कि बताइए थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा नहीं है। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम नहीं है? कौन सा नियम नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। कौन सा नियम नहीं है? ए ऑप्शन दे दिया तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। बी ऑप्शन दे दिया अभ्यास का नियम। क्रम ऊपर नीचे कर सकता है दोस्तों, ठीक है, अभ्यास का नियम। और सी ऑप्शन दे दिया प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है, किसका? प्रभाव का नियम। डी ऑप्शन दे दिया विभेद का नियम, विभेद का नियम। आपसे पूछ लिया कि बताइए कौन सा थॉर्नडाइक का नियम नहीं है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि जो ये 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये हमारे तीनों थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। पर विभेद का नियम ये हमारा नियम नहीं है दोस्तों। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि इन नियमों को आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा नियम है, बताइए तत्परता का नियम किसका है, पूछ लेगा अभ्यास प्रभाव का नियम किसका है, कई राइटर मनोवैज्ञानिकों का नाम दे देगा। अभ्यास का नियम पूछ लेगा किसका है, कोहलर का है, स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है कि जीन पियाजे का है। तो ऐसे पूछ लेगा दोस्तों। तब यानी क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछ सकता है, घुमा फिरा के, चाहे जैसे पूछ सकता है। तो चाहे जैसे पूछे, आप तैयार हैं भाई, पूछो आप, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूं। मैं रत्नेश सर ने पढ़ाया। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ये अपनी हिंदी मात्र 299 वीडियो का बैच। ये सारे दोस्तों ये पुस्तकें हैं, फ्री डिलीवरी है आपके स्टडी 91 में, कोई भी इसका चार्ज नहीं लगना है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है दोस्तों। कोई दिक्कत या परेशानी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गौड़ नियमों की। मैंने जैसा कि आपको बताया कि गौड़ नियम कितने होते हैं, गौड़ नियम 5 होते हैं। तुरंत लिखिए दोस्तों, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। कमेंट करिए गौड़ नियम कितने, 5, और गौड़ नियम मुख्य नियम कितने, 3। तुरंत कमेंट करते रहिए दोस्तों। गौड़ नियम 5 है, कौन कौन से? बहुप्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम है दोस्तों? बहुप्रतिक्रिया का नियम है, बहुप्रतिक्रिया का नियम है। दूसरा क्या है? अभिवृत्ति का नियम है दोस्तों, या मनोवृत्ति का नियम। तीसरा कौन सा है? आत्मीकरण का नियम है दोस्तों। चौथा क्या है? आंशिक क्रिया का नियम है। चौथा क्या है? आंशिक क्रिया का नियम है। और 5वां क्या है? साहचर्य क्रिया का नियम है दोस्तों। बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति का नियम या मनोवृत्ति, बहुप्रतिक्रिया, अभिवृत्ति, आत्मीकरण, आंशिक क्रिया का नियम या साहचर्य क्रिया का नियम। ये 4 हैं दोस्तों, बहुप्रतिक्रिया, अभिवृत्ति, आत्मीकरण, आंशिक, साहचर्य। ये 5 हैं आपके गौड़ नियम, ये याद रखिएगा। अब आइए जानते हैं इनके बारे में कि आखिर सर प्रभाव का नियम क्या होता है, अभ्यास का नियम क्या होता है,
तत्परता का नियम क्या होता है, और जो ये गौड़ नियम दिए गए हैं आखिर ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। पर एक बार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, तब और भी मजा आएगा दोस्तों सभी बच्चों को। जैसे अब बात करते हैं मुख्य नियम। मुख्य नियम बताते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्य नियम कितने हैं, मुख्य नियम 3 है। कितने हैं भैया, मुख्य नियम 3 है। पहला है आपका अभ्यास का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभ्यास के नियम में थॉर्नडाइक ने यह बताया कि बालक अभ्यास का नियम किसी भी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होता है। थॉर्नडाइक ने कहा कि किसी भी क्रिया को आप बार बार जब दोहराते हैं तो वो चीज क्या होती है, दृढ़ होती है, मजबूत होती है, यानी हम उसे कभी भी भूल नहीं सकते। जैसे दोस्तों बालक के लिए उन्होंने बताया कि अभ्यास का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको मालूम होगा दोस्तों, जैसे कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते, रहीम ने कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। दोस्तों बार बार रस्सी के आने से जब पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो हम तो व्यक्ति हैं, हम तो मानव हैं। किसी भी कार्य को अगर हमें सीखना है तो अगर हम उस कार्य का बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम कैसे नहीं सीख सकते दोस्तों। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दिस कंट्री दोस्तों, यानी कि इस संसार में, इस देश में सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए। बस आपको दृढ़ निश्चय करना है, उसका आपको बार बार अभ्यास करना है, आप हर चीज कर सकते हैं दोस्तों। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। बस यही है कि समय आपको ज्यादा लग सकता है, अभ्यास आप अगर लगातार करेंगे तो आप सीख सकते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो दोस्तों प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। तो वही चीज है, उन्होंने बताया कि अभ्यास के नियम से बालक बहुत ही जल्द जो चीजें नहीं सीख सकता वो भी सीख जाता है दोस्तों। ये था थॉर्नडाइक का नियम। इसके भी इन्होंने 2 रूप बताए। इसके 2 रूप बताए, एक बताया उपयोग का नियम, दूसरा बताया अनुपयोग का नियम। अब आइए जानते हैं उपयोग का नियम क्या है। इस नियम का अर्थ है अभ्यास कुशल बनाता है। यानी दोस्तों इस नियम का क्या अर्थ है, आप हमेशा अभ्यास करते रहिए दोस्तों। जैसे आपको कहा गया होगा कि अगर आप डेली पहाड़ा यानी टेबल, अगर टेबल आप डेली पढ़ नहीं रहे दोस्तों तो क्या होता है, हम लोग 19 का, 17 का, 18 का टेबल भी पढ़ जाते हैं। फिर ये होता है अरे भैया मल्टीप्लाई करो, 19 नवैया कितना होता है, मल्टीप्लाई करने पड़ जाता है। तो वो चीज होती है, रीजन क्या है, प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं दोस्तों तो क्या होगा, हम नहीं सीख पाएंगे, हम चीजों को क्या करेंगे, भूल जाएंगे दोस्तों। वही होता है उपयोग का नियम। इस नियम का अर्थ है अभ्यास कुशल बनाना, यानी हमेशा हमें अभ्यास करते रहना चाहिए दोस्तों। जितना हो सके हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए दोस्तों, तब हम किसी भी चीज में क्या हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है दोस्तों अनुपयोग का नियम। इसका अर्थ है यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। वही चीज दोस्तों, यानी किसी भी चीज का अगर हम, एक कहावत कही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो दिन में सफा। तो दोस्तों यानी कि क्या होता है, रीजन क्या है, कहने का अर्थ क्या था, पहले लोग कहते थे, उसका रीजन ये था दोस्तों कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा दोस्तों। ये चीज होता था, तो इसीलिए ये कहा जाता था, ये कहावत कही गई दोस्तों। तो इसीलिए ये अनुपयोग के नियम में आपके बिल्कुल सेट बैठता है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में अगर आपको मालूम है तो आप प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैथ है दोस्तों, तो मैथ की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी, उतना ही तेज आप मैथ को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी हो दोस्तों, याद करते रहिए। 1 बार 2 बार याद करते रहिए चीजों को, तो दिमाग में बैठ जाएगा। वही चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों तत्परता का नियम। यानी इस नियम का अर्थ यह है कि यदि हम किसी भी कार्य को सीखने के लिए तैयार हो, तत्पर या इच्छुक हो जाते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख जाते हैं दोस्तों। किसी भी नियम को यानी कार्य को सीखने के लिए हम तैयार, इच्छुक, तो हम उस कार्य को तुरंत सीख जाते हैं। अगर हमारी दृढ़ इच्छा है, अंदर से इच्छा है, तो हम उस कार्य को तुरंत सीख जाते हैं। जैसे दोस्तों पेंटिंग करना, अगर हमें पेंटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है तो हम पेंटिंग करना यूं सीखेंगे, तुरंत जल्दी से सीख जाएं। पर अगर वहीं पे कहीं दूसरे कार्य को जिससे सीखने की हमारी इच्छा नहीं है तो हम वो नहीं सीख सकते। जैसे कह दिया जाए भाई चलो मैथ का सवाल लगाओ, आप गणितज्ञ बन जाओ, तो आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको मैथ लगाने की इच्छा आपकी नहीं करती। आपकी इच्छा किस में है, आपकी इच्छा पेंटिंग बनाने में। तो वही चीज है दोस्तों, तत्परता का नियम यही है कि जिसमें बालक जिस चीज में इच्छुक होगा तो वो चीजें वो बहुत ही जल्दी सीख जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके आर का समीक्षा अधिकारी, सहायक अधिकारी कंप्लीट कोर्स दोस्तों
मात्र 2499 डेली वीडियो क्लासेस, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। जो बच्चे आर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रभाव या संतोष का नियम। इस नियम का अर्थ है हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख और संतोष मिलता है। जैसे विद्यालय में पुरस्कार तथा दंड अपनाकर सीखने की क्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है। दोस्तों, प्रभाव या संतोष का नियम, दोस्तों कोई भी कार्य, ऐसा कोई कार्य जिससे करने से हमें क्या हो, संतोष की प्राप्ति हो, हमें सम्मान मिले, हमें पुरस्कार मिले, तो वो कार्य हम करना चाहते हैं। जैसे दोस्तों कभी कभी कहा जाता है, आज के पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा हाई स्कूल अगर तुमने टॉप कर दिया ना तो तुम्हें बाइक ज़रूर देंगे, बेटा अगर आज तुमने हाई स्कूल टॉप कर दिया तुम्हें आईफोन देंगे। तो वो क्या है, पुरस्कार, और यानी कि आपको पुरस्कार का लालच दिया जाता है। तो उससे आप क्या करते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, यार इस बार टॉप करना है, यार इस बार अच्छे नंबर लाने हैं, पापा ने वादा किया है कि ये देंगे ये देंगे। तो आप क्या करते हैं, बहुत ही मन लगा के पढ़ते हैं। तो वो ही क्या है, प्रभाव या संतोष का नियम है कि किसी भी कार्य को करने से हमारे यानी कि अगर हमें संतोष प्राप्त होता है, हमें अच्छा लगता है, हमें कुछ प्राप्त होता है, तो वो का हम कार्य करना। और बहुत लोग सोचते हैं अरे यार अगर मैं हाई स्कूल टॉप करूँगा, पूरे गांव में, पूरे शहर में मेरा नाम होगा, मैं अच्छी रैंक में जाऊँगा, अच्छी जॉब पाऊँगा तो मेरा नाम होगा। तो वो चीज़ होता है, कुछ अपने संतोष के लिए, अपने सम्मान के लिए दोस्तों पढ़ते हैं, वो चीज़ें हैं, वही चीज़ है आपका क्या, प्रभाव या संतोष का नियम। नेक्स्ट है दोस्तों गौड़ नियम। गौड़ नियम की बात करें तो बहुप्रतिक्रिया का नियम। गौड़ नियम 5 है, जिसमें पहला है आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम का अर्थ है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तो हम उसके प्रति उनके अनेक विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। अर्थात हम किसी भी कार्य को करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय और विधियों का प्रयोग करके कार्य को सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है दोस्तों। यानी किसी भी कार्य को दोस्तों, कोई भी नया कार्य जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ही उस पर प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। जैसे दोस्तों मिसाइल मैन, आपको मालूम होगा कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता था। मिसाइल मैन दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मिसाइल मैन कहा जाता था दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को। तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम ने पहले ही बार में मिसाइल बना ली थी दोस्तों? नहीं ना, पहली ही बार में वो मिसाइल बनाने में कामयाब हो गए थे? ऐसा तो था नहीं। उन्होंने बहुत ही प्रयोग किया होगा, तब जाके वो मिसाइल बना पाए होंगे। कभी सफल हुए, कभी असफल हुए, तब बाद में जाके लास्ट अंतिम समय में कई बार उनको असफलता हाथ मिली, तब लास्ट में वो सफल हुए दोस्तों। तब उन्हें क्या कहा गया, मिसाइल मैन कहा गया। यही है आपके बहुप्रतिक्रिया का नियम। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। इस नियम का अर्थ है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति हो जाती है दोस्तों, जैसी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति होती है, हम उसको वैसे ही सीखते हैं। अर्थात अगर हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है तो हम उस कार्य को करने में त्रुटि, विलंब तथा सफलता मिलती है। जैसे कोई भी कार्य है दोस्तों जिसको आपको करने में रुचि नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, तो आपको क्या होगा, आपको देरी होगी, आप उस कार्य को शीघ्र नहीं कर पाएंगे, आप उसमें असफल होंगे। अब उसकी अपेक्षा अगर आपको किसी कार्य को करने में रुचि है और आपकी इंटरेस्ट है तो आप उस कार्य को बहुत जल्दी कर लेंगे दोस्तों। पर यहाँ पे ये अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम यही कहता है कि आपका मन होना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, तभी आप उस कार्य को कर पाएंगे। नहीं तो आपका जैसी इच्छा होगी, जैसी यानी से कम इच्छा है तो वो कार्य आपका शीघ्र नहीं होगा, थोड़ा देर लगेगा उसमें, और हो सके तो वो कार्य संपन्न भी नहीं होगा दोस्तों। यानी कि ये चीज़ें आपका कहना है। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम। थॉर्नडाइक ने कहा आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ द प्रैक्टिकल एक्शन। दोस्तों इस नियम के अनुसार जिस कार्य को हम करना होता है उसे हम छोटे छोटे अंशों एवं भागों में विभाजित कर देते हैं, जिससे कार्य शीघ्र ही सरलता पूर्वक समाप्त हो जाए। जैसे दोस्तों कोई भी कठिन कार्य है या टफ कार्य है, आपको बड़ा लगता है, जैसे मैथ है, मैथ के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, उनको स्टेप वाइज हम सॉल्व करते हैं कि भाई पहला स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ स्टेप ये है। स्टेप बाय हम दोस्तों उसको तोड़ देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं। या पहले ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह से दोस्तों यानी किसी भी बड़े कार्य को आंशिक क्रिया का नियम यही बनाता है कि उसको छोटे छोटे भागों में आप पहले विभाजित कर दीजिए, तब उसको दोस्तों आप
क्या कहते हैं, बड़े भाग। जैसे आपको घर बनाना है तो आप ये होगा पहले भाई बेस बनाएं, फिर दीवारें खड़ा करें, फिर धीरे धीरे वो करें, फिर सारी चीज़ों को सेट करें, उसके बाद लास्ट में छत पड़े। तो वो चीज़ होती है, किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए छोटे छोटे भागों में बांटना जरूरी होता है दोस्तों। नेक्स्ट है आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार हम नए ज्ञान को प्राप्त करके आत्मसात कर लेते हैं, और दूसरे शब्दों में हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। यही कारण है जब शिक्षक बालक को नई बात सिखाता है तब उसकी पहली सीखी हुई बात को संबंध स्थापित कर देता है। जैसे दोस्तों आपको मालूम है आपको साइकिल चलाना आता है, अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो आप बहुत ही जल्दी बाइक चलाना सीख जाएंगे। आपको देरी नहीं लगेगी बाइक चलाने में, तुरंत आप सीख जाएंगे। यानी ये क्या है, आत्मीकरण का नियम है दोस्तों। यानी कि ये आपके पूर्व ज्ञान, यानी कि आपको साइकिल चलाने में, आपके बाइक चलाने में मदद करता है। पूर्व ज्ञान आपके, जो आप नए ज्ञान को ग्रहण करते हैं दोस्तों, तो यह आपको मदद करता है, आपका पूर्व ज्ञान। जैसे ही आप साइकिल चलाएं तो उसमें आपने अच्छे से सीखा है भाई, बैलेंस बनाना सीखा है, आपने अच्छे ढंग से उसको चलाना सीखा है। तो जब आप बाइक चलाएंगे दोस्तों तो आप जानते हैं कि भाई बाइक में हमें बैलेंस बनाना है और हाथ और पाँव दोनों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि साइकिल में भी हमें हाथ और पाँव दोनों का इस्तेमाल करना है। तो बाइक चलाने में भी हमें हाथ और पाँव का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों, नहीं तो हम बाइक अच्छे से नहीं चला पाएंगे और बैलेंस नहीं। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना, अगर दोस्तों साइकिल आप नहीं चला सकते हैं, बैलेंस आप साइकिल पे ही नहीं बना पाते, तो आप बाइक पे भी नहीं बना पाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ होती है। तो यही है, यही कहना था थांडाई का कि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को ग्रहण करने में बहुत मदद करता है। इसी तरह से टीचर भी दोस्तों, यानी कि अगर नया ज्ञान आपको देना है तो बालक का पहले पूर्व ज्ञान का आपका पता करना होगा कि बालक को पूर्व ज्ञान की आखिर कितनी जानकारी है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपके वीडियो ज्ञान विकास का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, मात्र 1299 में महाबजट ऑफर। आइए दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। अब दोस्तों अपना मूल्यांकन प्रारंभ होता है कि आखिर आपने थांडाई में पढ़ा, कितना पढ़ा, और चीज़ों को कि आखिर आपने कैसे सेट लगाया, चीज़ों का मूल्यांकन स्टार्ट होता है। आइए प्रैक्टिस सेट हमारा स्टार्ट होता है। अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया था। कैसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अब आपसे पूछ रहा है तत्परता का नियम प्रतिपादित किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अभी ये यूपी टेट के एग्जाम में आपके आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी टेट में भी पूछा जा सकता है। बताएं, एडवर्ड एल थांडाइक ने, जॉन बी वाटसन ने, इवान पोर्सिस पावलोव ने और मैक्स पर्दिमर ने दोस्तों, किसने अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम पूछ रहा है दोस्तों, किसका, तत्परता का नियम। गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर बताएं सारे बच्चे। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया था हमारे एडवर्ड थांडाइक ने। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। और इन्होंने मुख्य नियम था, ये तत्परता का नियम क्या है, आपका मुख्य नियम है। और इन्होंने मुख्य नियम में 2 नियम और थे। मुख्य नियम में कितने नियम बताए थे थांडाइक ने, 3 बताए। पहला नियम कौन सा था, पहला नियम था आपका अभ्यास का नियम। किसका था, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम लिखते चलिए दोस्तों, आप भी जितना लिखेंगे उतना याद होगा। अभ्यास का नियम। दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरा था प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। और तीसरा क्या था, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। तो आपसे पूछा गया है कि तत्परता का नियम, आपसे पूछा गया है तत्परता का नियम प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो तत्परता का नियम किसने प्रतिपादित किया था, आपके थांडाइक ने प्रतिपादित किया था। ये 3 नियम थे। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है, किसको जाता है, पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या स्किनर दोस्तों। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है दोस्तों, पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या स्किनर को। जल्दी से आंसर दें, बहुत ही बढ़िया आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, जल्दी से बच्चे आंसर दें, किसको जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दोस्तों।
पावलोव नहीं होगा, कोहलबर्ग नहीं होगा, पियाजे इज राइट। पियाजे ने बताया कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का स्वयं करते हैं, इसका श्रेय किसको जाएगा? जीन पियाजे चाचा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी टेट में आपके आया हुआ। सी टेट में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यानी रटा हुआ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पूछा, तार्किक क्वेश्चन कर दीजिए आप, पूछा जाता है। एकदम रटा रटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप बताइए अभ्यास का नियम किसने दिया, तत्परता का नियम किसने दिया, तो ये ऐसे नहीं पूछेगा। थोड़ा सा तार्किक क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे ये है कि कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि, दोस्तों इसका आंसर होगा कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह ज्यादा बात करती है। वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी आंसर दिया बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ही आवश्यक होता है कि विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमारा कौन सा विद्यार्थी के अंदर कौन सी क्षमता है जिसमें वह निपुण है। शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा, जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। शिक्षा समाजशास्त्र नहीं होगा, सामाजिक दर्शन नहीं होगा, मीडिया मनोविज्ञान नहीं होगा, शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, इस क्षेत्र का उद्देश्य के साथ संबंध है, शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। दोस्तों क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है आपके, टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर दें, निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, सी इज द राइट आंसर। शिक्षा पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में उसको दक्ष होना चाहिए दोस्तों, टीचर को क्या होना चाहिए? दक्ष होना, शिक्षा पद्धतियों में और उसे विषयों का भी नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, तो सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। ये आपके हिंदी न्यूज़ का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नया बैच स्टार्ट हो गया आपके। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके जीन प्याजे चाचा के टॉपिक का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी पूछ सकता है, सी टेट में पूछ सकता है। क्या होगा? संवेदी प्रेरिक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है दोस्तों, कौन सी अवस्था होगी? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे।
बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं होगा दोस्तों, औपचारिक संक्रिया अवस्था नहीं होगा, पूर्ण संक्रिया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी इज द राइट आंसर। दोस्तों इस अवस्था में बालक क्या कर देता है, बालक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। मूर्त सक्रिय अवस्था में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, चिंतन करना प्रारंभ कर देता है दोस्तों, ठीक है। उस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, ठीक है। आपके जीन पियाजे चाचा ने 4 अवस्थाएं बताई दोस्तों, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या उसे अमूर्त अवस्था भी कहा जाता था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं आपके जीन पियाजे ने बताए थे। किसने बताए थे? जीन पियाजे चाचा ने बताए थे। दोस्तों इस बार जीन पियाजे से भर भर के सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। जीन पियाजे चाचा की ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चारों अवस्थाएं हैं, बहुत ही इनसे क्वेश्चन पूछे गए, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार, किससे संबंधित है डिसलेक्सिया? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बताइए। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताएं कौन सा विकार है डिसलेक्सिया। कई बार दोस्तों अधिगम संबंधी विकार आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा विकार है, जल्दी से आंसर दें। डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? बहुत बढ़िया, डिसलेक्सिया दोस्तों, डिसलेक्सिया मैंने आपको बताया था दोस्तों। बालक क्या है? मानसिक विकार नहीं होगा, गणितीय विकार नहीं होगा, व्यवहार पठन विकार, पढ़ने में उसको दिक्कत होती है। लक्ष्य को क्या पढ़ने लगता है दोस्तों? लक्ष्य को बालक क्या पढ़ने लगता है? लक्ष्य को लुक्स पढ़ने लगता है। क्या पढ़ने लगता है? लुक्स पढ़ने लगता है। रा को वार पढ़ने लगता है। रा को क्या पढ़ने लगेगा? वार पढ़ने लगेगा दोस्तों। क्या पढ़ने लगेगा? वार पढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों, क्या है? इसको पठन संबंधी विकार है। और जो गणितीय विकार होता है दोस्तों, गणितीय विकार को कहते हैं डिसकैलकुलिया दोस्तों, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया दोस्तों, यानी गणितीय संबंधी विकार उसको कहा जाता है, यानी कि डिसकैलकुलिया दोस्तों, ठीक है। ये होता है आपका गणित, जिसमें यानी कि गणित संबंधी जोड़ घटाने में दिक्कत होती है, तो क्या होता है? डिसकैलकुलिया, यानी गणितीय संबंधी विकार या गणना संबंधी विकार, उसे क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट है दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य समान बच्चों के साथ। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं सभी बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य समान बच्चों के साथ। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष, क्या होगा दोस्तों? ये भी नहीं होगा, ये अन्य सामान्य बच्चों के साथ दोस्तों, ये होगा एज, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के तो अन्य समान बच्चों के साथ उसकी व्यवस्था करें, जैसे उसको भेदभाव न लगे, जैसे वो सबके साथ बैठ के लगे, अपने आप को यानी अलग न समझे वो समाज से। तो ये चीज़ है कि अन्य समान बच्चों के साथ भी उसको बैठा के पढ़ाया जाए, जैसे कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा चाहे सामान्य बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे विकलांग बालक हो, सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षा प्रदान करना दोस्तों, तो ये चीज़ है। तो अन्य सामान्य बच्चों को। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षा पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया दोस्तों, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली, ध्यान दीजिएगा, पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी शेर का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया।
शिक्षक प्रति पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु नहीं होगा दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं होगा, ये नहीं होगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं वही होती है क्या, पाठ्यचर्या दोस्तों, ठीक है। तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है वही पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में, सुपर टेट में भी आ सकता है। क्या होगा, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, सी इज द राइट आंसर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। पिछली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक खेल पद्धति दोस्तों, जिसमें कि बालक का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सारा विकास होता है दोस्तों। इसलिए खेल पद्धति को ज्यादा मान्यता दी गई कि भाई जिससे कि बालक का हर चीज में विकास हो, वृद्धि हो, सारी चीजें हो, ये चीजें दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये आपके यूजी नेट पेपर कंप्लीट कोर्स दोस्तों, नया बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। थार्नडाइक सिद्धांत, एक तरफ दोस्तों मनोवैज्ञानिकों का नाम दिया गया है, एक तरफ आपको उनके सिद्धांतों का नाम दिया गया है। आपको बताना है थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, पावलोव ने कौन सा दिया, क्लार्क हल ने कौन सा दिया, कोहलर। इस क्वेश्चन को करने की मैं आपको एक बहुत ही सरल ट्रिक बताऊंगा अभी। पहले आप लोग जल्दी से सॉल्व करें दोस्तों, बताएं, प्रयास करें अपने से। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, मान लीजिए इसमें नंबरिंग नहीं हुई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दोस्तों ये हो गया, नंबरिंग हो गई आपकी। तो जैसे आपको मालूम है दोस्तों, कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। किसका दिया था, अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। चौथे का सी, यानी कि आपको अब ढूंढना है कि सी किस किस ऑप्शन में है। तो आपने देखा कि सी इसमें है और सी इसमें है, दो मिला, बाकी दो ऑप्शन हमारे कट हो गए तुरंत। जो चीजें हमें पता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जो आपको पता है कि हाँ ये सिद्धांत हमें पता है उसी पे। और आपने जैसे कि पावलोव ने किस पे दिया था, पावलोव ने आपका दिया था पहले, क्लार्क हल ने आपको मालूम है, क्लार्क हल ने किस पे दिया था, क्लार्क हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। किसके दिया था, पुनर्बलन का सिद्धांत, क्लार्क हल का भी मालूम। अब आप पहले करिए, जैसे क्रम से चलिए ना, चौथा फिर तीसरा, अब तीसरे का ढूंढिए। मान लीजिए आपको तीसरा मालूम है क्लार्क हल, क्लार्क हल का बी है दोस्तों, क्या हो गया, बी, यानी बी आपका मिल गया। सी और बी, इसमें क्या हो गया, अब यहाँ पे डी दिया है दोस्तों, तो अब तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि आपको सी बी आपके दो आंसर मिल गए। उसी तरह से अगर आपको दो आंसर मिल गए दोस्तों, आपके दो आंसर आपको मिल गए डी और, जैसे कि आपको मालूम है कि थार्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, ये आपको मालूम है, तो आपका डी हो गया। फिर देखिए पावलोव का मालूम है आपको कि पावलोव ने क्या दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, तो ए आपको मालूम है। तब दो ऑप्शन आप तुरंत डी ए से देख लीजिए। तो ऐसे दोस्तों ट्रिक से दो ऑप्शन अगर आपको मिल जाते हैं, तुरंत आप आंसर मार दीजिए और वो आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम किसने दिया था, प्रयत्न एवं त्रुटि दोस्तों, थार्नडाइक, पावलोव, गिलफोर्ड या कोफका, कोफका होगा दोस्तों। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल बहुत सही आंसर आ रहा है आपका। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने, प्रयोग किस पे किया था, कैट पे प्रयोग किया था। किस पे किया था, कैट पे प्रयोग किया था, और इनकी थ्योरी का नाम था एसआर बॉन्ड। क्या था, एसआर बॉन्ड।
एसोर बॉन्ड यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दोस्तों, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापकों को चाहिए कि उसके सभी हितों की सुरक्षा करें, भले वो अनुचित हो, कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे, को उसको अधिक काम दें ताकि उसके क्रोध करने का समय नहीं मिले, यही सुनिश्चित करें कि कक्षा कक्ष में उसको अति पक्षपातपूर्ण व्यवहार मिले। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा, अधिगमकर्ता बढ़ते हुए क्रोध रोकने के लिए अध्यापक को क्या चाहिए कि उसको अधिक काम दें ताकि उसको क्रोध करने का समय नहीं मिले। आप अगर वो होते तो यही चीज करते कि भाई उसको इतना वर्क दे दीजिए, इतना वो व्यस्त रहे कि और सब चीजों में उसका ध्यान ही न लगे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तकें हैं दोस्तों, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।